वेलकम दोस्तों, एग्जाम्स फाइटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जैसे कि पहले ही जानते हैं कि हम लोग आज तक फेसबुक ग्रुप और पेज के माध्यम से छात्रों के हित में बहुत सारे कार्य किए हैं और अब इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्स फाइटर्स के नाम से। एग्जाम्स फाइटर्स, शुरुआत से मुकाम तक। जी हाँ दोस्तों, ये मोटो ये हमारा जो टैगलाइन है, इसका मोटो ही है कि आप लोग जो भी जितने छात्र हैं जिनका कि लेवल अभी भले शुरुआती स्तर पर है, उसको हम लोग किस तरह से उनके मुकाम तक पहुंचा सकें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग सारे 4G रिचार्ज करवाते ही होंगे, तो उस 4G रिचार्ज का सदुपयोग करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि हम लोग जो भी न्यू अपडेट करते रहें आप लोगों के साथ तुरंत शेयर हो जाए और आपको जल्द से जल्द वो देख करके उसका अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है छात्रों के जरूरत को देखते हुए कि हाल ही में बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन या क्वेरी या कह लीजिए रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर हम लोगों को इस तरह के सेट प्रोवाइड करें जिससे कि हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकें, साथ ही अगर उसमें समस्या आता है तो उसको भी दूर करें। तो ये लगातार जो क्वेरियाँ आ रहे थे, इनको हम लोगों ने सोचा कि एक बृहद प्लेटफॉर्म दे दिया जाए और साथ में एक ऐसा कार्य किया जाए कि सबका भलाई हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि झारखंड में, चूंकि हमारा ये कर्म भूमि रहा है और अभी ये है ही, तो हम लोगों ने सबसे पहले झारखंड के एग्जाम झारखंड उत्पाद सिपाही उसको टारगेट किया है और फिलहाल में अभी ये टेस्ट की शुरुआत की है और इससे संबंधित आपको डेमो सेट दिया जा चुका है एक सप्ताह पहले। और आज हम लोग उसके प्रत्येक सॉल्यूशन का, प्रत्येक आंसर का, उसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आज हम लोग उस डेमो सेट के आंसर के फर्स्ट पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिए कि जो भी वो सेट जिनके भी पास है वो लोग उसको निकाल करके बैठ जाएं और साथ में क्वेश्चन वाइज देखते चलेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाइज बताता चलूंगा उसका आंसर और साथ में उससे जो भी तथ्य होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो भी मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक आप लोगों को दे सकूं। तो दोस्तों, आप लोग निकाल के रेडी होंगे, ठीक है। और जो नहीं भी होंगे उनके लिए ये जो वीडियो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के भी बताऊंगा और उसका आंसर उसका विश्लेषण के साथ बताऊंगा। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा कि जो सेट ना खरीदेंगे, जिनके पास सेट नहीं होगा, उनके लिए थोड़ा सा ये आपको समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है, क्योंकि अगले सेट से मैं क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट आंसर पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट अपने डेमो सेट के विश्लेषण की ओर बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला है, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 4G नेटवर्क उपलब्धता के मामले में झारखंड के किस शहर ने देश स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये दोस्तों हाल में एक मोबाइल एनालिटिकल कंपनी है, ओपन सिग्नल, इसने ये सर्वेक्षण करवाया 4G उपलब्धता के मामले में पूरे देश स्तर पर। और ये सबसे बड़ी बात उभर कर आई है हमारे झारखंड के लिए कि पूरे देश के स्तर पर हमारा जो झारखंड की कोयला की राजधानी, जिसको कोयला राजधानी जो कि हमारा धनबाद है, वो हमारे टॉप रैंक पे आया है, वो भी 95.3% वहां पे 4G उपलब्धता है। और इससे भी मजेदार बात आप लोग के लिए ये है कि दूसरे स्थान पे हमारी राजधानी रांची है 95% 4G उपलब्धता के साथ। तो हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए ये दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश के स्तर पर 4G जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके मामले में हम लोग नंबर 1 पे हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, झारखंड में 2019-20 में कितने का बजट पेश किया गया। तो इस वर्ष दोस्तों 85,400
29 करोड़ का बजट पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और ये बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होगा जीडीपी ऑब्वियस सा बात है बढ़ता ही जाएगा। इससे पिछले साल 80,000 कुछ का बजट था। इसमें एक खास बात देखने लायक ये होगी दोस्तों कि इसमें राजकोषीय घाटा, जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल का बजट हो या स्टेट का बजट हो, ये आमतौर पर पूछा जाता है कि इसमें राजकोषीय घाटा कितने का रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में इस वर्ष 2.26% राजकोषीय घाटा रहा है। राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसका मैं विश्लेषण कभी आप लोगों को जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास यहाँ पे बताऊंगा तब आप लोगों को उसमें समझाऊंगा। आज इस आंसर के लिए इतना है। ये राजकोषीय घाटा है, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, झारखंड के किन जिलों में बाल मजदूरों हेतु आवासीय स्कूल खोलने का निर्णय किया गया है। तो बाल मजदूरी समझ रहे होंगे दोस्तों कि वैसे बच्चे जो कि अपने पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाने में सक्षम हैं और किसी कारणवश वे खान में या कहीं और मजदूरी कर रहे हैं, तो इसकी संगणना आपकी उत्तरी छोटा नागपुर में ज्यादा है और इसी को लेकर के झारखंड सरकार ने कोडरमा और गिरिडीह 2 डिस्ट्रिक्ट में आवासीय विद्यालय इन बाल मजदूरों के लिए खोलने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें, साथ ही साथ उनको मुख्य धारा से कटने से उनको मुख्य धारा में लाया जाए और समावेशी विकास की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट है दोस्तों, पांचवा प्रश्न आ जाइए कि झारखंड अनुसूचित जाति और जनजाति आकस्मिकता योजना नियम के तहत किसी को नग्न या अर्धनग्न कर घुमाने पर पीड़ित को कितने का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग ये प्रश्न आप लोग 6 महीने लगभग पहले पेपर में आप लोग के आया था कि किसी को भी अगर ऐसा पीड़ित होता है कि किसी महिला या पुरुष को नग्न या अर्धनग्न करके घुमाया जाता है, खासकर ये देखा जाता होगा आप लोग, ये झारखंड में बहुत ही आम बात है। तो उसके तहत यहाँ पर जो भी ऐसे पीड़ित होंगे उनको 1 लाख का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों सिर्फ ये इसी के लिए नहीं है, इसकी में और भी बहुत सारे क्लाउज है कि जैसे अगर किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा, किसी सरकारी सेवक के द्वारा अगर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, तो उनके लिए भी पीड़ित को 2 लाख के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसी का अगर बलात्कार किया जाता है, किसी महिला का अगर बलात्कार हो जाता है तो भी उसे 2 लाख का, और यदि सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो 8 लाख के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। तो इन सब बातों को भी आप लोग देखते चलेंगे और अच्छी बात ये होगी कि आप लोग साथ में एक कॉपी लेकर के बैठे और जो भी आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट लगता होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को काफी कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट लगेंगे और साथ में जो मैं बताते चल रहा हूँ उससे नोट डाउन करने की बहुत सारी चीजें होंगी। तो मेरा ये सलाह होगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे आपके हिसाब से आप उसे नोट डाउन करते हुए चलें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें झारखंड को फोकस राज्य चुना गया था वह कहां पर संपन्न हुआ। ये बड़ा खास इवेंट था दोस्तों, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में ये पहली घटना थी कि किसी राज्य को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया था और वो खुशनसीब राज्य हमारा झारखंड है जिसे कि पहली ही बार एक फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। और ये दोस्तों 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ हमारे गोवा में, जो कि हमारा एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। ये फिल्म उत्सव अक्सर टूरिस्ट प्लेस पे ही होते हैं कि लोग भले ना भी मिले अगर उनको प्राइज तो वे दुखी ना हो, वह घूम कम से कम इतनी खुशी लेकर के लौटे कि भाई हम लोग कम से कम अच्छी जगह एक टूरिस्ट प्लेस घूम करके आए हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाएगी। तो इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है कि मतलब किसी भी परिवार में जो कि गरीबी बीपीएल से बिलोंग करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें पुत्री के जन्म पर पहली कक्षा में, 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में कुल 6 बार
और प्रत्येक स्तर पर उन्हें 5,000 रुपए उनके माँ के अकाउंट में डालने का प्रावधान किया गया है कि उनकी माँ के अकाउंट में सीधे इन 6 बार जब ये स्टेज पार करेंगे तो 6 बार उन्हें 5,000 करके कुल 30,000 रुपए प्रदान की जाएगी। और इसके बाद अगर 18 साल के बाद अगर पुत्री का विवाह हो रहा है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उन्हें 30,000 रुपए और दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न, हाल ही में झारखंड के अंजनवा जलाशय योजना का पुनरुद्धार का कार्य किया गया है या किस जिला में अवस्थित है? अंजनवा जलाशय योजना दोस्तों चतरा के मयूरहर प्रखंड में है, जहां पे कि वहां पे हाल के दिनों में सिंचाई समस्या सामने आ रही थी, जिसको कि हाल में अगर जो प्रधानमंत्री जी आए थे पलामू, तो उस समय वहां से वो काफी सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए थे। उसमें से ये चतरा जिला का मयूरहर प्रखंड के अंजनवा जलाशय परियोजना भी शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां प्रश्न, हाल ही में पूर्व के शासन व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए मानकी के लिए कितने रुपए की प्रति माह सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों देखते होंगे कि हाल के दिनों में पूर्व के शासन व्यवस्थाओं को, पूर्व के जो भी हमारे कल्चर हैं उसको थोड़ा सा पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत सिर्फ मानकी, जो कि आप लोग जानते होंगे पढ़ा होते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं उनको मानकी कहा जाता है, तो सिर्फ इन्हीं को 3,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा जो मुंडा होते थे या ग्राम प्रधान होते थे उनको 2,000 रुपए, और इसके अलावा जो परगनायत, डाकुआ और भी जितने सारे थे छोटे छोटे उस समय के ग्राम शासन के पदाधिकारी, उनको 1,000 रुपए। खास बात यह है दोस्तों सिर्फ मानकी के बारे में ये 3,000 रुपए का प्रावधान है, तो ये स्पेशल पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और 2 के लिए मुंडा और ग्राम प्रधान, इनके लिए 2,000 रुपए प्रति माह तय किया गया है सम्मान राशि। इसे सैलरी नहीं, सम्मान राशि का नाम दिया गया है, ताकि जो पूर्व में शासन व्यवस्था में जो उच्च पदों पे थे उनको भी शामिल किया जाए शासन व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर डी है 132, जिसमें कि 13 जो पूरी तरह से आरक्षित जिले हैं, जो कि आपको पता भी होगा कि 13 जिले कौन कौन से हैं, उनके सारे प्रखंड, प्लस में आपका जामताड़ा का 2 प्रखंड है, आपका एक गोड्डा का 1 प्रखंड है, और पलामू का एक उसको पंचायत, उसको जनरली है वो पंचायत है बरबा, उसको भी क्या बोलते हैं उसको सेटल्ड एरिया में रखा गया है अनुसूचित प्रखंड के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही प्रसिद्ध कृति है पद्मावत, जिसके आधार पर अगर हाल में पद्मावती फिल्म भी रिलीज हुई थी, जो कि आप लोग उम्मीद है सभी देखे ही होंगे। और पद्मावती को लेकर के जो इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे देश के स्तर पर, तो सरकार ने उसे पद्मावती को पद्मावत करके उसे रिलीज करने का ऑर्डर पास कर दिया है। तो यहाँ पे ये दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि 12 का आंसर ए होगा, पद्मावत। नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक स्थल, इसको झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये तो दोस्तों बड़का गांव नाम सुने होंगे आप लोग, ब्लॉक है आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है बड़का गांव, वहीं पर ये गांव स्थित है इसको। और ये खास इसको इसलिए बनाता है दोस्तों क्योंकि वहां पे एक गुफा चित्रकारी या फिर उसको कह लीजिए भित्ति चित्रकारी का वहां पे मिला है, और जिसका कि अगर काल निर्धारण किया गया है, कार्बन डेटिंग के अनुसार से काल निर्धारण जो किया गया है वो आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व, सोच लीजिए कितना पुरानी चित्रकारी है। हड़प्पा जो सभ्यता है हमारा वो है 2,500 साल बीसी से स्टार्ट होता है, और ये 10,000 बीसी से है, ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट से 4,000 बीसी तक इसका काल का निर्धारण किया गया है कि इतने पुराने समय काल के वहां पे आपको गुफा चित्र या भित्ति चित्र मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस नृत्य में गुरु की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो ये झारखंड का बहुत ही प्रचलित नृत्य है दोस्तों, छऊ नृत्य, जो कि जानते होंगे।
इसका जन्म स्थान आपका सरायकेला में है। ये सब तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे फैक्ट। और इसमें संवाद नहीं होता है। झारखंड का ये एकमात्र नृत्य है जो कि आप दर्शकों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि 14 का आंसर आपका ए होगा, छऊ नृत्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है। तो इसमें दोस्तों सिर्फ एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर एक चीज आप लोग को याद होगा कि सबसे लास्ट, सबसे अंतिम जो रामगढ़ राज्य की राजधानी थी वो थी पदमा, जिनकी स्थापना ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने की थी। और वहाँ के जो विधायक आप लोगों के हैं सौरभ नारायण सिंह, वो उन्हीं के वंशज हैं। तो पदमा सबसे लास्ट होगा। तो अगर आप ये भी याद रहोगा तो भी आपको यहाँ से आंसर मिल जाता कि इसका आंसर सी होगा। इसका सही आंसर है आपका उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक, पदमा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 16, प्रश्न नंबर 16। पावस गीत का गायन काल कब होता है। पावस गीत होता है दोस्तों कि जब आदमी लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो गर्मी में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का फील होता है कि कहीं से कुछ खुशनुमा हवा या झोंके, पवन का झोंका एक ऐसा आए जिसमें कि आनंद की अनुभूति हो। और जब ये वर्षा स्टार्ट होती है और जब हमारा ऐसा फीलिंग होता है तो हम लोग आनंद से झूम उठते हैं। और उसी समय जो गीत गाया जाता है खुशी से, आनंद से, उसी को पावस गीत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दोस्तों सी ले लीजिए, वर्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था। पहाड़िया विद्रोह दोस्तों, इसकी शुरुआत तो रमना आयडी जी ने की थी, लेकिन इसमें जो सहयोग किया था वो रानी सर्वेश्वरी थी, महेशपुर की राजधानी। और ऑप्शन में वो कोई नहीं है, इसलिए हम लोग 17 का आंसर हम लोग डी लेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की ओर। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया था। तमाड़ विद्रोह जानते होंगे, रांची से ये बगल में ही है तमाड़ विद्रोह, तमाड़, बुंडू, ये सब सारा सिल्ली। उस समय ये विद्रोह में बहुत ज्यादा चपेट में आ गया था कि यहाँ पर क्या होता था कि पूरे झारखंड में या फिर देश के स्तर पर जो भी लोग विद्रोह करते थे और जिनको कहीं गुप्त होना होता था तो वो इसी स्थान को चुनते थे, तमाड़ में। बेसिकली क्या हुआ था कि सभी को जो अपदस्थ करते हुए आगे जो लेते जा रहे थे, सबका शासन व्यवस्था सबको हटाते जा रहे थे और या तो कह लीजिए हड़प ले रहे थे, तो उन लोग सब मिलकर के ये विद्रोह किए थे। और उसी को दबाने के लिए रफसीज जो अंग्रेज के अधिकारी थे उन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे। यहाँ पे तो दोस्तों ऑप्शन जो है वो डी होगा, 4 बार। एक बार पीछे भी ये एग्जाम में पूछा गया था और वहां पे भी 4 बार लिया गया है आंसर। हालांकि अगर देखा जाए तो वो 5 बार आए थे, लेकिन जब 4 बार ही चल रहा है तो 4 बार ही लीजिए। पहली बार तो वो 1917 में आए थे चंपारण विद्रोह के बाद। उसके बाद 1925 में, फिर 1934 में और एक बार लास्टली फाइनल 1940 में। तो ये दोनों तो बीच की बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट था चंपारण आंदोलन के बाद। और एक जो लास्ट आए थे 1940 में, ये आप लोगों को याद होगा कि झारखंड में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहां पे महात्मा गांधी आए थे। ठीक है दोस्तों, और ये भी वहां पे खास बात हुआ था कि जो टाना भगत, हम लोग सुनते होंगे कि ये टाना भगत, उन लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी आता है कि टाना भगत ने उन्हें 400 रुपए की एक पोटली उन्हें भेंट के रूप में दी थी कि हम लोगों के द्वारा ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये हमारा सहयोग है। तो इसका आंसर आप लोग डी ले लीजिए, 4 बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20वां। झारखंड की सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मुझे लगता है 2 ऑप्शन ए और सी में आप लोगों को समस्या हो रही होगी कि मांदर होगा या बांसुरी होगा। तो चूंकि दोस्तों मांदर एक सामूहिक होगा, लेकिन बांसुरी तो क्या होता है ना कि वो अपने अकेले में ही बजाया जा सकता है। और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है कि भाई अभी भी
वैसे आजकल तो ये कम होते जा रहा है, लेकिन फिर भी देखिएगा कि बांसुरी का यहाँ पर वादन बहुत जबरदस्त होता है। किसी भी फंक्शन में, किसी भी नाट्य में जहाँ पे नगाड़ा वगैरह होगा, वहाँ बांसुरी आवश्यक रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20 का आंसर आप सी लीजिएगा दोस्तों, बांसुरी। 21वां है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन निम्न में से किस संगठन के तर्ज पर हुआ था। आजसू के बारे में आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि इसका गठन 1986 में हुआ था और इसके संस्थापक थे निर्मल महतो। पहले तो ये शिबू सोरेन और निर्मल महतो जी ये दोनों मिलकर के जेएमएम का ही गठन किए थे, लेकिन आगे चल करके कुछ मतभेद होने के बाद 1986 में निर्मल महतो जी ने एक अपना अलग संगठन आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की और वो प्रेरित हुए आसू से, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से। उससे प्रेरित होकर के 1986 में निर्मल महतो जी ने आजसू की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति प्रदान की गई। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसकी पीछे एक कहानी भी बहुत शानदार है कि जब हम झारखंड एक अलग राज्य का दर्जा नहीं मिला था, तब हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि जो थे महोदय लालू यादव जी, उन्होंने कहा था कि झारखंड का निर्माण हमारी लाश पर से होगा। तो उनके रहते तक तो ये संभव नहीं था दोस्तों, लेकिन ये झारखंड के लोगों के लिए बोल सकते हैं कि उनकी मांग पूरा होने के लिए ये अच्छी बात थी। वैसे अच्छी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनके व्यू से देखा जाए तो इनके लिए ये अच्छी बात हो गई कि भाई जब ये विधेयक पारित हो रहा था उस समय लालू यादव जी मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे उनकी क्या पत्नी राबड़ी देवी जी। उनकी ये सरकार थी, राबड़ी सरकार, और उन्होंने 25 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति दे दी थी। तो इसका आंसर दोस्तों बी ले लीजिए, 25 अगस्त 2000। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड राज्य अपनी पश्चिमी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है। पश्चिमी सीमा समझ रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा पूरब, ये पश्चिम। तो इस साइड हमारा क्या है दोस्तों, इधर में हमारे बाद यहाँ पे आता है इधर यूपी, यहाँ आता है हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो इधर है, बंगाल इधर है, बिहार ऊपर है। तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल नहीं हो सकता है, आपकी तो पूरब में है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बी और सी दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग ये दोनों ले लेंगे दोस्तों कि इसका आंसर होगा डी, बी और सी, मतलब उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों हमारे पश्चिमी सीमा को छूते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है। तो कभी दोस्तों अगर आप लोग रांची से हजारीबाग जाइए तो क्या होगा ना, जैसे आप रामगढ़ आइएगा तो देखिएगा कि जब रामगढ़ नजदीक आ रहे तो हम लोग ऐसे ढलते हैं, और रामगढ़ क्रॉस करने के बाद जैसे ही दामोदर नदी पार करके हम लोग पार करते हैं तो उसका देखिएगा चढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर हम लोग चढ़ते जाते हैं। तो हजारीबाग भी थोड़ा ऊंचाई में है, रांची भी एक हाइट पे है, और दोनों के बीच आप लोग देखिएगा कि बीच में हम लोग इधर से ऐसे ढलते हैं फिर चढ़ते हैं। तो ये जो अलग करने का जो पार्ट है, क्योंकि बीच से दामोदर नदी गया है, वही दोनों इन दोनों पठारों को अलग अलग करता है। तो इसका आंसर आप लोग 24 का आंसर आप लोग ए ले लीजिए, दामोदर नदी, कि दामोदर नदी हजारीबाग और रांची के पठार को एक दूसरे से अलग करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, अच्छा बताइए दोस्तों, क्या क्या इसमें विचार करते हैं। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या दक्षिण पश्चिम मानसून जब मानसून आता है जिससे कि पूरे भारत में वर्षा होती है, तो क्या झारखंड उससे अछूता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, झारखंड भी उसी से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा की स्थिति, झारखंड से क्या कर्क रेखा गुजरा है। तो ये बिल्कुल गुजरा है। रांची से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ओरमांझी की ओर, तो ओरमांझी में ही ये आपको मिल जाएगा। पहले बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था कि भाई कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है। कभी कोई बोलते थे कि आपका यहाँ क्या बोलते हैं कांके से है, कभी कोई बोलते थे नहीं ध्रुवा से है। एक बार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, जब मैं पढ़ा करता था तो सर ने हमारे गुरुजी ने बताया कि भाई जो उस समय की कर्क रेखा है वो ध्रुवा से गुजरती है। तो उस समय हमारे एक अति मेधावी सहपाठी थे, वो क्या किए
कि जैसे ही सर बताए कि भाई कर ध्रुवा से गुजरी है कर्क रेखा, तो वो भाई साहब क्या किए, वो चले गए आपके ध्रुवा। और अगले दिन क्लास आए हैं और बोल रहे हैं कि सर हम तो कल पूरा ध्रुवा घूम लिए, लेकिन कर्क रेखा तो कहीं दिखाई नहीं। तो दोस्तों ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि कहीं आपको दिखेगी नहीं। वो भूगोलवेत्ता अपने अध्ययन की सुविधा के लिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश, देशांतर, ये सब सारा इस पे विभाजित किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को आगे ज्योग्राफी की क्लासेस में बताई जाएगी। तो इसीलिए आप लोग भी यहाँ अभी खोजने मत चले जाइएगा और मांझी लेकिन अभी वहाँ पे आपको किया जा रहा है कि रोड पे वहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि कर्क रेखा आप पार कर रहे हैं, मुस्कुराइए। तो ये आपका कर्क रेखा भी होगा झारखंड में। फिर है ऊंचाई। तो ऊंचाई, किसी भी स्थान की ऊंचाई वहाँ के जलवायु को प्रभावित करती है दोस्तों। और लास्ट ही बचा गंगा नदी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं गंगा नदी झारखंड में मात्र एक थोड़ा सा टच करता है, वो लास्ट में साहिबगंज, और वो भी बस 2-4 किलोमीटर। तो वो हमारे जलवायु को प्रभावित करने से बिल्कुल दूर है, क्योंकि वो एकदम लास्ट एक कोने में थोड़ा सा टच कर रही है दोस्तों। तो उसे छोड़ करके बाद बाकी हम लोग सारे सही हैं। तो ये गंगा नदी जो है वो हमारे जलवायु को प्रभावित नहीं करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। जुमारू, रारू, काची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? इनमें अगर आपको सभी नहीं भी याद हुए दोस्तों तो सिर्फ एक पकड़िए, काची। काची कहाँ है? हम लोग जान रहे हैं काची पे एक बहुत ही प्रसिद्ध आपका जलप्रपात भी है, दसम जलप्रपात, जो जानते भी होंगे। तो ये जो दसम जलप्रपात है वो किस पर है? काची नदी पर। तो ये रांची में ही है। तो रांची में के नजदीक है तो कौन सा नदी होना चाहिए? ब्राह्मणी, ये तो उधर में है, संथाल परगना। बराकर, ये आपको उत्तरी छोटा नागपुर। दामोदर, ये रामगढ़। स्वर्ण रेखा, यही इस एरिया में है। तो ऑप्शन क्लियर है दोस्तों, ये सी होगा, स्वर्ण रेखा। कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मयूराक्षी नदी किस जिला में अवस्थित है? तो अगर आप लोग कभी गए होंगे दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में स्थित है, वहीं से इस नदी का उद्गम है। तो जब वहीं से उद्गम